कैसे हो जिगर के चल लो, अच्छी चल रही है पढ़ाई। चलो बच्चों, रोटेशनल मोशन जो है, इस रोटेशनल मोशन का 4th लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। अपन ने छड़ का जड़त्व आघूर्ण पढ़ लिया था, वलय का जड़त्व आघूर्ण पढ़ लिया था, चकती का जड़त्व आघूर्ण पढ़ लिया था, खोखली चकती का जड़त्व आघूर्ण पढ़ लिया था। तो इसके आगे जड़त्व आघूर्ण पढ़ेंगे अपन त्रिभुजाकार प्लेट का। तो सब लिखिए बच्चों, लिखिए त्रिभुजाकार प्लेट का जड़त्व आघूर्ण। त्रिभुजाकार प्लेट का जड़त्व आघूर्ण, त्रिभुजाकार प्लेट का जड़त्व आघूर्ण। तो त्रिभुजाकार प्लेट का जड़त्व आघूर्ण ये अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो त्रिभुजाकार प्लेट के जड़त्व आघूर्ण को बच्चों ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये घूर्णन अक्ष होती, इसी अक्ष के सापेक्ष, मान लीजिए इसी अक्ष के सापेक्ष जो है ये घूर्णन गति हो रही होती, इसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति हो रही होती, इसी अक्ष के सापेक्ष घूम रहा होता कौन, ये यहाँ पे हमने बना दिया एक त्रिभुजाकार प्लेट। बच्चों ये त्रिभुजाकार प्लेट दिख रही है, इस प्लेट का द्रव्यमान कितना मान लिया है हमने, m मान लिया है। और बच्चों यहाँ पे हमने h ऊंचाई, इस जो घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष से हमने लंबवत ये h ऊंचाई मान रखी है। तो h क्या है, इसकी ऊंचाई, h इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ध्यान से दिख रहा है ना आपको, ये h ऊंचाई, ऊंचाई हमेशा क्या होती है, जो लंबवत होती है। तो घूर्णन अक्ष के लंबवत ऊंचाई वो h मान रखी है। तो m तो हमने क्या मान रखा है, इसका द्रव्यमान, और h को क्या मान रखा है हमने, घूर्णन अक्ष से लंबवत ऊंचाई। तो घूर्णन अक्ष से लंबवत ऊंचाई कितनी मान रखी है, इसकी h। तो फिर इसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, उसका फॉर्मूला आपको याद करना है बेटा जी, m/6 × h²। तो जड़त्व आघूर्ण त्रिभुजाकार प्लेट का कितना याद रखना है अपने को, m/6 × h²। इसका डेरिवेशन समाकलन से आ सकता है, एलिमेंट लेना पड़ेगा, अल्पांश लेना पड़ेगा, वो कभी काम नहीं आता हमारे इंटीग्रेशन। तो जो अपने काम के थे मैंने सारे डेरिवेशन बताए हैं आपको। तो ये जो त्रिभुजाकार प्लेट है, इस त्रिभुजाकार प्लेट का तुम्हें जड़त्व आघूर्ण याद करना है, कितना हो जाएगा, m/6 × h²। द्रव्यमान तुम्हें दिया होगा h, घूर्णन अक्ष से जो लंबवत दूरी होगी उसको अपन h बोल देंगे, ठीक है। तो इसमें 3-4 अलग अलग निकाय हैं, एक एक करके मैं पढ़ाता चलता हूँ, बताते चलना कि कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हो इसे। जैसे इसके आगे अपन एक और अगला निकाय बना देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये बताइए, मान लीजिए ये त्रिभुजाकार प्लेट होती, ये अपने को त्रिभुजाकार प्लेट दी गई होती। अगर ये त्रिभुजाकार प्लेट अपने को दी गई है बच्चों, तो बताइए इस त्रिभुजाकार प्लेट में ये आधार को मैं a लंबाई मान लेता हूँ, ये ऊंचाई लंब को b मान लेता हूँ, ठीक है। अब अपने को अलग अलग अक्ष दिए हुए हैं, ये त्रिभुजाकार प्लेट, इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान m दिया गया है, इसका द्रव्यमान, ठीक है। अब बताइए मैं आपसे पूछता कि ये जो अक्ष है हमारे पास, इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना होता, ये मैं एक अक्ष बना देता। ये हमारे पास अगर एक अक्ष आती तो इस अक्ष के सापेक्ष कितना जड़त्व आघूर्ण आएगा, अगर वो आपसे हम पूछते। ये अक्ष हमने इधर बना दी, ये रही अक्ष, बताओ इस अक्ष के सापेक्ष कितना जड़त्व आघूर्ण आएगा, अगर ये हम पूछते, इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना आएगा। तो वो जड़त्व आघूर्ण कैसे लिख सकते हो, फॉर्मूला बताया हमने। चलिए इस अक्ष को, इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I1 बोल देता हूं मैं। कोई बोले I1 का मान कितना होगा, आपको लिखना पड़ेगा बच्चों m/6। और बताइए कि लंबवत, इस अक्ष से लंबवत ऊंचाई कितनी दिख रही है आपको, a दिख रही है। ये लंबवत ऊंचाई कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये लंबवत ऊंचाई a आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो ये लंबवत ऊंचाई a आ जाएगी। तो m/6 × a²। ये तुमने जड़त्व आघूर्ण निकाला इस अक्ष के सापेक्ष। मान लीजिए आपको हम पूछते कि बताइए इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना आएगा। इस अक्ष के सापेक्ष मान लीजिए ये घूम रही होती, इस तरीके से घूम रही होती ऊर्ध्वाधर तल में। इस अक्ष के सापेक्ष I2 अगर हम पूछते आपसे कितना आएगा, I2 बच्चों फॉर्मूला बताया था हमने, फॉर्मूला था m/6 इंटू लंबवत ऊंचाई का स्क्वायर। बताओ ये जो गुलाबी वाली अक्ष है, इस गुलाबी वाली अक्ष से लंबवत कितनी दूरी दिख रही है, लंबवत दूरी आपको शायद b दिख रही होगी, दिख रही है ये लंबवत दूरी b। तो वो b हटा
बी देता हूँ मैं, लेकिन वो लंबवत दूरी बी मैंने आपको दर्शाया, तो कितनी आ जाएगी m/6 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे एक अक्ष और होता, इस चित्र को सुंदर ही बने रहने देते। तीसरा अक्ष, मान लीजिए कर्ण पे कोई अक्ष आ रहा होता और उसके सापेक्ष तुमसे जड़त्वाघूर्ण पूछ लिया होता, तो क्या करते आप? तो वापस से सॉल्व कर लेंगे, ऐसी कोई खास बात है नहीं। बताइए, अपन ने एक वही त्रिभुजाकार प्लेट फिर से अपने को दी हुई है, तो त्रिभुजाकार प्लेट, ये हमें त्रिभुजाकार प्लेट दी हुई है, आधार A, ऊंचाई B। मान लीजिए इस बार आपको घूर्णन अक्ष बेटा जी इस तरीके से दिया हुआ होता कि ये रहा घूर्णन अक्ष, ये जो हरियाली है ये है घूर्णन अक्ष, और इस अक्ष के सापेक्ष तुमको जड़त्वाघूर्ण बताना होता, जिसे हम क्या बोलते हैं, I3 बोल देते। इस अक्ष के सापेक्ष अगर ये पूरी प्लेट है और ये जो अपने पास प्लेट दिख रही है, इस प्लेट का द्रव्यमान m दिया हुआ है, लेकिन ये प्लेट कैसे घूम रही है? इस अक्ष के सापेक्ष। बच्चों आंसर अभी भी I3 का कितना है? I3 का आंसर m/6 इंटू लंबवत ऊंचाई का स्क्वायर। अब लंबवत ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हो आप? आपको ये मान चाहिए, ये यहाँ से मैंने एक लंब गिरा दिया और ये जो लंब है 90 डिग्री का, अगर इसकी ऊंचाई h आप बता दे मेरे को, तो आंसर आ जाएगा m/6 इंटू h का स्क्वायर। तो जब भी हमें त्रिभुजाकार प्लेट दिखेगी, आंसर है m/6 इंटू अक्ष से त्रिभुज की कितनी लंबवत ऊंचाई है उसका आप मान रख दो, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ ये h का मान कैसे निकालोगे? बच्चों इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल वो बताइए मेरे को। इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल, इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल अगर मैं आपसे पूछता तो बोलो, इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल तुम कैसे कैसे लिख सकते हो? क्या इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल हाफ a गुणा b आएगा कि नहीं आएगा? क्षेत्रफल कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो क्षेत्रफल कितना आएगा? हाफ। आधार अगर मैं a को मानूं बेटा जी, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? b हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आधार इस कर्ण को मानूं, बताओ ये कर्ण की लंबाई कितनी होगी? √a² प्लस b²। ये कर्ण की लंबाई होगी कि नहीं होगी? तो बताओ क्या इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से भी लिख सकते हो क्या? अगर मैं आधार इस कर्ण को मान लूं, तो इस आधार के लिए ऊंचाई क्या हो जाएगी? h हो जाएगी। अब त्रिभुज का तो क्षेत्रफल सेम रहेगा, तो मैंने दो तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है। क्यों? ताकि मेरे को h मिल जाए। देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, h का मान आ जाएगा AB/√a² प्लस b²। क्या ये हमारे पास ऊंचाई h का मान आ जाएगा क्या? अगर ऊंचाई h का मान आ गया है तो I3 का मान आ जाएगा m/6 इंटू इसका स्क्वायर। स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा? वो a² b² प्लस b²। तो त्रिभुजाकार प्लेट के लिए तुम्हें पॉइंट्स याद करने। क्या होगा? त्रिभुजाकार प्लेट का जड़त्वाघूर्ण m/6 गुणा ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है क्या? तो ये आंसर आ जाएगा। और देखते चलो, जब भी अपने को त्रिभुजाकार प्लेट का जड़त्वाघूर्ण पूछेगा तो प्लीज़ याद कर लेना कि इसी तरीके से आंसर्स आएंगे। जैसे मान लीजिए अगले ये सब प्रश्न ही हैं, बट इनको एज ए थ्योरी आप इंक्लूड कर लो कि कोई क्वेश्चन पूछे तो अटकेंगे नहीं अपन। मान लीजिए बच्चों, ये L भुजा की वर्गाकार प्लेट होती, वर्गाकार प्लेट। बच्चों प्लेट मतलब अंदर से क्या होती है? सॉलिड। ठीक है ना? तो ये L भुजा की क्या मानी है हमने? वर्गाकार प्लेट मानी है। वर्गाकार प्लेट का द्रव्यमान कितना लेना है तुम्हें? m लेना है। ठीक है, चलिए मेरे को बताते चलिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछता कि इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण कितना होगा? Ix। ठीक है, क्योंकि ये x अक्ष से गुजर रही है, द्रव्यमान केंद्र से गुजरती है, उसको मैं Ix बोलता हूँ। मेरे को इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण पूछा, तो बच्चों ये बताइए, मैं अल्पांश ले लेता हूँ, छोटे छोटे अल्पांश ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये अल्पांश लिया, ये एक छोटा सा अल्पांश लिया। अल्पांश का मतलब क्या होता है? अल्पांश का मतलब होता है वो आकृतियाँ जिनको बार बार रखोगे तो पूरी छड़ बन जाएगी। ये मैंने पहली एक छड़ रखी, पहली छड़ का द्रव्यमान कितना लिया? m1। ये मैंने एक दूसरी छड़ रखी जिसका द्रव्यमान कितना लिया? m2। ये मैंने तीसरी छड़ रखी जिसका द्रव्यमान मैंने कितना लिखा? m3। बताओ ऐसे बार बार मैं छड़ रखते जाऊंगा, पहली छड़, दूसरी छड़, तीसरी छड़, ऐसे सारी छड़ रखता गया मैं, तो ये पूरी वर्गाकार प्लेट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी गुरुजी।
बताओ इन सब के जड़त्वाघूर्ण को जोड़ूंगा तो पूरी प्लेट का जड़त्वाघूर्ण आ जाएगा गुरुजी। बताइए आई एक्स का मान क्या लिखूं मैं, m1l² बटे 12। मैंने पहली छड़ ये दिख रही है आपको, फर्स्ट छड़, इस पहली छड़ के लिए ये एक्स अक्ष कहाँ से गुजर रहा है, इसके द्रव्यमान केंद्र से ml² बटे 12। बताओ ये जो दूसरी छड़ है, दूसरी छड़ के लिए भी ये आई एक्स कहाँ से गुजर रहा है, उसके द्रव्यमान केंद्र से, मतलब m2l² बटे 12। तो बताइए मेरे को, क्या ये जितनी भी यहाँ पे छड़ बनेंगी, जितनी भी छड़, m3 के लिए क्या हो जाएगा, m3 के लिए m3l² बटे 12, क्योंकि जो तीसरी छड़ होगी, क्या तीसरी छड़ के लिए भी ये गुलाबी वाला अक्ष उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है। क्या सारी छड़ों का आंसर यही आ जाएगा, मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा। बच्चों जब सबको जोड़ोगे तो l² बटे 12 क्या आ जाएगा, कॉमन। कोष्टक में क्या बाकी रहेगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। बच्चों सारे द्रव्यमान को जोड़ोगे क्या कुल द्रव्यमान मिल जाएगा, तो यहाँ से Ix का मान आ जाएगा ml² बटे 12। तो जब भी हमें वर्गाकार प्लेट दिखे तो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला और उसी तल में जो अक्ष होगा उसके सापेक्ष आंसर आएगा ml² बटे 12। मान लीजिए मैं एक और अक्ष बना देता यहाँ पे, और वो दूसरा अक्ष जो था, मान लीजिए वो दूसरा अक्ष भी अपने को इसी तरीके से दिया हुआ होता, ये दूसरा अक्ष, इसको IY बोल देता मैं, वही द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है उसी तल में। तो बताओ क्या Ix और IY दोनों बराबर होते, क्या Ix और IY दोनों बराबर होते। हाँ, तुम अल्पांश भी ले सकते हो कि सर छड़ को बार बार ऐसे रखोगे अभी भी सारी छड़ों की लंबाई L रहेगी, या समान द्रव्यमान वितरण से बोल दो कि सर जैसे ये वाला अक्ष था x अक्ष, इसने वर्ग को 2 बराबर हिस्सों में बांटा था, y अक्ष ने भी 2 बराबर हिस्सों में बांटा है, समान द्रव्यमान वितरण। Ix और IY बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि इनमें समान द्रव्यमान वितरण होगा, समान द्रव्यमान वितरण, समान द्रव्यमान वितरण। तो समान द्रव्यमान वितरण होने के कारण आपको Ix और IY को क्या मानना पड़ेगा, बराबर। बच्चों ये बताइए, अगर मैं यहीं पे आपसे IZ की बात कर देता कि यहाँ पे ये Z अक्ष IZ, Z कौन सा अक्ष आएगा, जो द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा होगा और तल के क्या होगा, लंबवत, उसको क्या बोलेंगे, IZ। क्या यहाँ पे मैं लिख सकता था बेटा जी कि IZ की वैल्यू Ix प्लस IY होने वाली है। क्यों IZ की वैल्यू Ix प्लस IY होगी, लंबवत अक्षों का प्रमेय। क्या x और y एक ही तल में है, क्या लंबवत भी हैं, बिल्कुल। तो क्या मेरे को पता है Ix और IY बराबर होंगे, बिल्कुल। तो अगर Ix और IY बराबर होंगे तो IZ की वैल्यू 2Ix लिख सकते हैं। 2Ix का मतलब क्या होगा, इसको दोगुना कर दो, ml² बटे 12 को दोगुना करोगे, क्या ml² बटा 6 आ जाएगा, तो IZ कितना आ जाएगा, ml² बटा 6। ठीक है, तो क्या क्या याद करना है अपने को, सारे डेरिवेशंस देखते चलो। जब भी हमारे पास वर्गाकार प्लेट होगी तो Ix और IY ml² बटे 12 आ जाएगा, IZ जो आ जाएगा वो ml² बटा 6 आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है वर्गाकार प्लेट में किसी विकर्ण के सापेक्ष आंसर पूछ ले आपसे, वो भी देख लीजिए। तो वर्गाकार प्लेट, इसमें जितने भी, वो त्रिभुजाकार प्लेट, वर्गाकार प्लेट सब बन जाएगी उससे। जैसे ये बताओ आप मेरे को, आपको ये दे रखी थी वर्गाकार, ये आपको दे रखी है वर्गाकार प्लेट। अब इस वर्गाकार प्लेट में ये बना दी मैंने वर्गाकार प्लेट, ये वर्गाकार प्लेट है, इसकी लंबाई कितनी है L, इसकी लंबाई भी कितनी है L, और ये लंबाइयाँ L और L हैं, और यहाँ पर ये वर्गाकार प्लेट दी हुई है। इसका द्रव्यमान कितना मानना है तुम्हें, M, इसका द्रव्यमान M मानिए, और ये है वर्गाकार प्लेट। अब बताइए, अगर ये वर्गाकार प्लेट है तो वर्गाकार प्लेट में मेरे को पूछा गया कि बताइए इस विकर्ण के सापेक्ष, इस विकर्ण के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण कितना होगा, इस विकर्ण के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण कितना होगा बताइए। तो आप क्या करने वाले हो, आप बोल देना विकर्ण के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण होगा 2 गुना जड़त्वाघूर्ण प्लेट का, त्रिभुजाकार प्लेट का। अब आप ऐसे समझो कि मैंने यहाँ पे 2 त्रिभुजाकार प्लेट मान ली,
जैसे ये अक्ष है ना, ये अक्ष, तो इस अक्ष में एक तो ये ऊपर वाली आपको त्रिभुजाकार प्लेट दिख रही है, एक तो ऊपर वाली त्रिभुजाकार प्लेट दिख रही है, और एक ही आपको नीचे वाली भी त्रिभुजाकार प्लेट दिख रही है। तो एक ऊपर वाली त्रिभुजाकार प्लेट और एक नीचे वाली त्रिभुजाकार प्लेट दिख रही है क्या, ये दो प्लेट। अब दोनों प्लेट बिल्कुल सेम है, क्योंकि इस प्लेट की भी ये लंबाई और चौड़ाई कितनी है, L और L, और नीचे वाली प्लेट की भी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, L और L है। तो क्या हम किसी एक प्लेट का जड़त्व आघूर्ण निकाल के उसका दुगुना कर सकते हैं क्या? हाँ सर, दोनों त्रिभुजाकार प्लेट बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इस अक्ष के सापेक्ष एक त्रिभुजाकार प्लेट का जड़त्व आघूर्ण निकाल के उसको क्या कर दो, दो गुना कर दो। अब बताओ, दो गुना करना है किसके जड़त्व आघूर्ण को, किसी एक प्लेट के जो जड़त्व आघूर्ण आएगा उसको। अब बताओ किसी एक प्लेट का, किसी एक त्रिभुजाकार प्लेट का जड़त्व आघूर्ण कितना होता था? किसी एक प्लेट का जड़त्व आघूर्ण होता था m/6 ऊंचाई का स्क्वायर। अब ध्यान रखना बच्चों, ये जो एक प्लेट है, इस एक प्लेट का द्रव्यमान m/2 होगा, एक त्रिभुजाकार प्लेट का, क्योंकि आपको जो वर्गाकार प्लेट है उसका कुल द्रव्यमान m दिया हुआ था। तो फिर इस आधी प्लेट का द्रव्यमान m/2, इस आधी प्लेट का द्रव्यमान भी कितना होगा, m/2। तो त्रिभुजाकार प्लेट का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, m/6। तो एक प्लेट का द्रव्यमान इस बार m/2 गुणा 6, अरे ठीक है ना, m का मान कितना है, m/2, और बटे में 6 आता ही था त्रिभुजाकार प्लेट में, गुणा ऊंचाई। ये बताइए कि ये जो ऊंचाई दिखेगी आपको, ये जो ऊंचाई आपको दिखने वाली है, ये लंबवत ऊंचाई, आपको पता है ना कि जो विकर्ण होते हैं वो लंबवत होते हैं, वर्ग में विकर्ण लंबवत होते हैं। तो ये जो विकर्ण की कुल लंबाई आती है, विकर्ण की कुल लंबाई कितनी आती है, √2l। तो विकर्ण की लंबाई √2l आती, तो ये आधी ऊंचाई कितनी आती, √2l की भी कितनी आ जाती, हाफ। अब √2l की हाफ आने का मतलब है कि ये √2/2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, l/√2। तो ऊंचाई किसी एक प्लेट की अगर मैं बात करूं तो एक प्लेट ये रही, ये रहा अक्ष, और इस प्लेट से ये ऊंचाई कितनी आ जाएगी, l/√2। तो m/6 लिख ही दिया मैंने, m की जगह क्या लिख दिया, m/2, 6 में 6, ऊंचाई मतलब l/√2 का स्क्वायर, l/√2 का स्क्वायर। तो त्रिभुजाकार प्लेट का मैंने जड़त्व आघूर्ण निकाल के उसका दुगुना कर दिया है। कितना दिखेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये m/6 और ये l²/2, यानी आंसर ml²/12 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, ml²/12। विकर्ण के सापेक्ष भी कितना होता है, ml²/12। एक साथ मैं सारे वर्गाकार प्लेट के जड़त्व आघूर्ण लिख देता हूँ। मैंने डेरिवेशन तो बता ही दिए हैं, लेकिन सारे मैं जड़त्व आघूर्ण एक बार लिख देता हूँ जो तुम्हें याद होने चाहिए। मान लीजिए आपको कभी भी वर्गाकार प्लेट दिखी, बच्चों वर्गाकार प्लेट का मतलब क्या होगा, अंदर से ठोस होगी, इसका द्रव्यमान कितना है, L। वर्गाकार प्लेट मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी माननी पड़ेगी तुम्हें, L और L। ये वर्गाकार प्लेट है, अंदर से ये भरी हुई है। तो आपको कौन कौन से याद करने पड़ेंगे जड़त्वाघूर्ण बच्चों, जड़त्वाघूर्ण x अक्ष के सापेक्ष और जड़त्वाघूर्ण y अक्ष के सापेक्ष याद करना है। अभी डेरिवेशन बताया था, Ix Iy बराबर होगा क्योंकि समान द्रव्यमान वितरण है, और उसका मान होगा ml²/12। ठीक है, फिर तुम्हें याद करना पड़ेगा कि ये जो विकर्ण होता है, विकर्ण ये रहा एक विकर्ण, मान लीजिए इसको I1 कह देता, और ये मान लीजिए ये दूसरा विकर्ण होता, इसको मैंने दूसरा विकर्ण बोल दिया, मान लीजिए ये दूसरा विकर्ण होता इस तरीके से। तो ये दूसरा विकर्ण बन नहीं रहा है गुरुजी, ये बना दिया दूसरा विकर्ण। इस विकर्ण के अनुदिश कितना होता, I2। तो I1 भी विकर्ण है, I2 भी विकर्ण है बच्चों, चाहे I1 हो चाहे I2 हो, वो भी ml²/12 होगा। I1 I2 मतलब विकर्ण के सापेक्ष, तो I1 और I2 का मतलब है विकर्ण के सापेक्ष। तो किसी भी विकर्ण के सापेक्ष भी जड़त्वाघूर्ण कितना आएगा, ml²/12 ही आएगा, डेरिवेशन में बताया था। इसका मतलब ये सब चीजें बराबर होंगी, Ix Iy, I विकर्ण को I1 बोल दो, I2 बोल दो, ये सारे जड़त्वाघूर्ण ml²/12 के बराबर होंगे। किस केस में, जब आपको क्या दिया जाएगा, जब आपको
वर्गाकार प्लेट दी जाएगी। हाँ, z अक्ष बाकी रह गया, z अक्ष बिल्कुल बाकी रह गया। बताइए कि अगर मैं z अक्ष की बात करूं तो z अक्ष के सापेक्ष, z अक्ष मतलब जो केंद्र से गुजरेगा और तल के बाहर की तरफ आएगा। बच्चों z अक्ष का जड़त्वाघूर्ण चाहे तो आप I1 और I2 को जोड़ सकते हैं। I1 I2 क्या है? विकर्ण लंबवत होते हैं। या फिर आप IX और IY को जोड़ सकते हैं और इनको जोड़ने के बाद आंसर तुम्हें ml²/6 दिखेगा, ml²/6। अरे ठीक है क्या? तो तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन विकर्ण वगैरह के ये जो वर्गाकार प्लेट वगैरह के मिल जाएंगे, आपको सॉल्व कर लेना। जैसे कि आप अगले क्वेश्चन में लिख भी लो, पॉइंट वगैरह सब देख भी लो। ऐसे बताइए, ये जैसे उसी वर्गाकार प्लेट का लास्ट पॉइंट फिर बोल रहा हूँ मैं, ये सारे सब क्वेश्चन ही हैं, सॉल्व कर लेना। ये आपको क्या दिया हुआ है? एल और एल भुजा की वर्गाकार प्लेट दी हुई है। ये दी हुई है आपको वर्गाकार प्लेट। अगर ये वर्गाकार प्लेट दी हुई है तो फिर ये आपको अलग अलग अक्ष दर्शाए हुए हैं। ये अक्ष इसको बोला हुआ है I1, ये अक्ष इसको बोला हुआ है I2, ये अक्ष इसको बोला हुआ है I3, ये अक्ष इसको बोला हुआ है I4। ठीक है, और एक जो बहुत ही सुंदर सी अक्ष है इसको बोला हुआ है IZ। ये यहाँ पे जो लंबवत अक्ष है इसको क्या बोला हुआ है? IZ। दिख रही है लंबवत अक्ष IZ? तो आप ये बताइए मेरे को, आपसे क्वेश्चन में बोल देगा IZ का मान हमने अभी बताया था आपको, कितना आया था IZ का मान? ml²/6। ठीक है क्या IZ का मान I1 + I2 बोल सकते हैं? I1 और I2 क्या है? X और Y अक्ष, द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है। क्या IZ को आप I3 + I4 भी बोल सकते हो? हाँ, I3 I4 भी बोल सकते हो। क्या तुम्हें ये भी याद करा दिया I1 I2 I3 I4 ये सब ml²/12 होंगे? हाँ, ये भी बता दिया। क्या इन दोनों समीकरणों को जोड़ के ये कैसे समीकरण लिखे हैं? IZ को I1 + I2 कैसे लिख दिया? लंबवत अक्षों के प्रमेय से कि I1 और I2 लंबवत हैं और दो लंबवत अक्षों का जड़त्वाघूर्ण तीसरी लंबवत अक्ष जो तल के बाहर उसके बराबर होगा। I3 और I4 बच्चों ये जो वर्गाकार है, वर्गाकार के जो विकर्ण होते हैं ये विकर्ण भी क्या होते हैं? लंबवत। उनको भी जोड़ सकते थे। इनको आपस में जोड़ते तो क्या दिखता? 2IZ = I1 + I2 + I3 + I4। तो IZ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I1 + I2 + I3 + I4 बटे में 2। ऐसा कोई बोल दे तो भी सही लिखा हुआ है। तो वर्गाकार प्लेट के बहुत सारे मैंने पॉइंट बता दिए हैं, यूज कर लेना। वर्गाकार प्लेट के बाद आखिरी प्लेट आयताकार प्लेट मिल गई, मान लो रेक्टेंगुलर प्लेट मिल गई, तो क्या करोगे वो भी देख लो बच्चों। चलिए हम इसी में वर्गाकार प्लेट को ख़त्म करते हुए अगले पॉइंट में बच्चों ज़रा ये बताइए, मान लीजिए इस बार ये लंबाई A, ये ऊंचाई B, ये आती है हमारे पास। ठीक है क्या? और हमें इसमें मान लीजिए इस अक्ष के सापेक्ष हमें बोल दिया होता, बताइए जड़त्वाघूर्ण इस अक्ष के सापेक्ष। ये IY दिख रहा है वैसे तो मेरे को, तो हमें ये IY इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण निकालना है। कैसे निकालोगे इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण? बच्चों ये आकृति क्या दी हुई है वो भी मैं समझा देता हूँ। जैसे ये हमें क्या दी हुई है? ये हमें आयताकार प्लेट दी हुई है, आयताकार प्लेट। आयताकार प्लेट का द्रव्यमान कितना मानना है? m। भुजाएं A और B आपको दी हुई हैं। हमें IY निकालना है, IX IZ I विकर्ण सब निकाल देंगे इसमें। चलिए ये बताइए, ये IY है, कैसे निकालोगे IY? बच्चों अल्पांश लेना पड़ेगा। इस प्लेट का अल्पांश क्या होती है? वलय। आप वलय रखते चले जाओ। मान लीजिए मैं ऐसी मतलब इस प्लेट का अल्पांश क्या होता है? छड़, वलय नहीं छड़। छड़ को जब आप बार बार रखोगे, पहले ये छड़ रखी फिर ये छड़ रखी, छड़ को बार बार रखते जाएंगे, छड़ को बार बार रखते जाएंगे, तो छड़ को बार बार रखने से प्लेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बताइए। ये मैंने एक छड़ रखी, ये मैंने पहली छड़ रखी, कितने द्रव्यमान की है? m1 द्रव्यमान की। ये मैंने दूसरी छड़ रखी, ये दूसरी छड़ कितने की थी? m2 द्रव्यमान की।
पहले भी बताया था। बताओ ऐसे छड़ बार बार रखते जाऊंगा तो प्लेट बन जाएगी क्या? चलिए बताइए आई वाई का आंसर कितना आएगा। आई वाई का आंसर m1l²/12। कैसे लिखा m1l²/12? बच्चों ये जो आई वाई है, क्या ये पहली जो छड़ है उस पहली छड़ के केंद्र से गुजर गई क्या? तो ml²/12। क्या ये अक्ष दूसरी छड़ के भी केंद्र से गुजर गई क्या? तो उसका भी कितना आएगा? m2l²/12। ऐसी तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी भी छड़ रखोगे सबके केंद्र से गुजर जाएगी। इन सब में ऐड कर लिया सबको मैंने और l²/12 कॉमन ले लिया। l²/12। अब वो l का मान कितना है? इन सभी छड़ों की लंबाई कितनी मानी है? a। तो लास्ट में l का मान a रख देंगे अपन कि इसकी लंबाई l है तो ml²/12, ml²/12 सबकी लंबाई l है, लेकिन l का मान कितना दे रखा है यहाँ पे? a। तुमने ये वाली इस छड़ की लंबाई l मानी तभी तो m1l²/12 लिखा। ऊपर वाली छड़ की लंबाई भी l मानी तभी उसको क्या लिखा? ml²/12। तो लास्ट में l की जगह a लिख लेंगे। चलिए तो l²/12 कॉमन ले लिया मैंने और कोष्टक में क्या दिखा मेरे को? m1 प्लस m2 प्लस m3 m4। इन सबको अगर जोड़ूंगा मैं तो मेरे को आई वाई का आंसर दिख रहा है ml²/12। लेकिन प्रत्येक छड़ की लंबाई यहाँ पे a थी। अब वर्ग होता तो a और b दोनों सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ग नहीं है, आयत है। तो देख लेना ध्यान से l और b, तो आंसर आ जाएगा इसका भाई ma²/12। अरे आ जाएगा आंसर ma²/12। चलो दूसरा अक्ष बनाता हूं मैं। मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं, ये रहा दूसरा अक्ष। इस दूसरे अक्ष में हमें आई एक्स बता दीजिए। ये दूसरा अक्ष है, हमें इस अक्ष के सापेक्ष भी जड़त्वाघूर्ण बताना है। क्या करेंगे इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण? बच्चों डायरेक्टली बता दोगे क्या मेरे को? बताइए। हमें इस बार छड़ को बार बार रखेंगे तो बन जाएगा क्या? ये प्लेट बन जाएगा। छड़ इस बार इस तरीके से रखने पड़ेंगे। पहला छड़, दूसरा छड़, तीसरा छड़, चौथा छड़, ऐसे छड़ रखोगे। किसी एक छड़ को रख के उसकी लंबाई देख लो। किसी एक छड़ को रख के, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक छड़ रखी यहाँ पे, ये पहले छड़ रखी मैंने, पहली छड़, इसका द्रव्यमान कितना? m1। ये मैंने दूसरी छड़ रखी, इसका द्रव्यमान कितना? m2। ऐसे सारी छड़ रखते जाऊंगा तो बन जाएगी क्या ये प्लेट? बन जाएगी। तो बताओ आई एक्स का मान क्या लिखूं मैं? आई एक्स का मान क्या लिखें अपन? आई एक्स का मान, तो तुम्हें आई एक्स का मान अगर लिखना है तो आई एक्स का मान मैं लिखूंगा m1b²/12। क्योंकि देखो ये जो आई एक्स है ये इस पहली छड़ के बीच से जब गुजरेगी तो इस पहली छड़ की लंबाई कितनी है? b। तो इसकी लंबाई अगर b है तो आई एक्स के सापेक्ष mb²/12। जब ये दूसरी छड़ के केंद्र से गुजरेगी तो दूसरी छड़ का भी लंबाई b है, उसके लिए भी क्या लिखोगे? m2b²/12। बच्चों क्या सारी छड़ों के लिए b²/12 कॉमन आ जाएगा? हाँ, b²/12 कॉमन। और सबका द्रव्यमान जोड़ोगे m1 प्लस m2 प्लस m3, क्या ये आंसर mb²/12 आ जाएगा? क्या mb²/12 आ जाएगा? ठीक है क्या? तो ये आंसर mb²/12 आ जाएगा। मान लीजिए इसी में मैं एक और अक्ष बना देता और वो अक्ष ये द्रव्यमान केंद्र के लंबवत, इसे आई जेड बोल देता मैं। बताइए आई जेड और चाहिए मेरे को? इधर सारे जड़त्वाघूर्ण निकाल लो, सब निकाल लेंगे। बोलो आई जेड का मान कैसे लिखोगे? क्या आई जेड को आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड को क्या तुम आई एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हो क्या? हाँ। आई जेड का मान क्या वो आई एक्स प्लस आई वाई हो सकता है क्या? क्या ये एक्स और वाई आपस में लंबवत हैं क्या? तो लंबवत अक्षों का प्रमेय लगा रहे हैं। बच्चों आई जेड का मान कितना आ जाएगा? आई एक्स का मान कितना है? m/12 b² प्लस a²। ये हमारे पास आई जेड का आंसर आ जाएगा। कैसे? दोनों का आंसर कितना था? आई एक्स का आई वाई का आंसर, एक का आंसर है ma²/12, एक का आंसर कितना है? mb²/12। तो जब इन दोनों राशियों को जोड़ोगे तो m/12 तो कॉमन आ गया, कोष्टक में a² प्लस b² बाकी रह गया। ठीक है। तो अगर हमारे पास आयताकार प्लेट है तो आयताकार प्लेट के लिए तुम्हें क्या देखना पड़ेगा? कैसी छड़ बन रही हैं। ठीक है। इसी में मान लीजिए किसी विकर्ण के सापेक्ष पूछ लिया होता, किसी विकर्ण के सापेक्ष, तो आयताकार प्लेट में बनाइए। मान लीजिए ये आयताकार प्लेट है, ये ए है, ये बी है और ये प्लेट दी हुई है बेटा जी,
ये कैसी प्लेट है? ये है आयताकार प्लेट। अब इस आयताकार प्लेट का द्रव्यमान कितना है? आयताकार प्लेट का द्रव्यमान m है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? जड़त्वाघूर्ण। जड़त्वाघूर्ण निकालना है हमें विकर्ण के सापेक्ष। तो हमें जड़त्वाघूर्ण निकालना है विकर्ण के सापेक्ष। तो किसी विकर्ण के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण ये हम निकालना चाहते हैं। अब बताइए, फिर से वही कहानी, दो गुना कर दो सर जड़त्वाघूर्ण त्रिभुजाकार प्लेट का। क्या त्रिभुजाकार प्लेट के जड़त्वाघूर्ण को दोगुना कर सकते हैं क्या? हाँ, ये ऊपर वाली प्लेट, इस ब्लू वाली अक्ष के ऊपर वाली प्लेट, इसकी दोनों भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए और बी। और इसके नीचे जो प्लेट है उसकी भी भुजा कौन सी है? ए और बी। तो इस नीली वाली अक्ष के सापेक्ष दोनों त्रिभुजाकार प्लेट बिल्कुल सेम दिख रही हैं। इसलिए मैंने क्या किया, किसी एक त्रिभुजाकार प्लेट का जड़त्वाघूर्ण निकाल के उसका क्या कर देंगे? दोगुना कर देंगे। ठीक है, बोलिए। अब किसी एक प्लेट का तो निकालना पड़ेगा ना आंसर। किसी एक प्लेट का आंसर निकालने के लिए आपको त्रिभुजाकार प्लेट का आंसर क्या होता था? m/6। पहले द्रव्यमान बता दो। अगर पूरी प्लेट का द्रव्यमान m है तो इस आधी प्लेट का द्रव्यमान भी m/2 होगा बेटा जी, और इस आधी प्लेट का द्रव्यमान भी m/2 ही होगा। दूसरी बात याद करना कि विकर्ण, इसका विकर्ण कितना आता? √a² + b², उसका आधा मत कर देना ऊंचाई निकालने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होगा? m/6 इंटू ऊंचाई का स्क्वायर। बच्चों, ये जो आयताकार होते हैं, इन आयताकार के विकर्ण लंबवत नहीं होते हैं। तो यहाँ से ना मेरे को ये एक h ऊंचाई चाहिए, ये मैंने यहाँ से एक लंब, और ये h ऊंचाई मेरे को चाहिए। अगर ये h ऊंचाई होगी तो आंसर कितना आ जाएगा? m/6 गुणा ऊंचाई का स्क्वायर। ये ऊंचाई h अभी कुछ देर पहले इस लेक्चर के शुरुआत में बताई थी। ये h का मान कितना आएगा? ab/√a² + b²। ये आया था मान। ये मान कहाँ आया था? नहीं याद आ रहा क्या? तो दिखा देता हूँ तुम्हें। तो ये अपन ने ये मान निकाला हुआ है जब त्रिभुजाकार प्लेट बताई थी आपको। तो त्रिभुजाकार प्लेट के लिए ये आपको बताया हुआ है सारा। देखो, त्रिभुजाकार प्लेट जो थी ये बताया हुआ है तुम्हें। इस त्रिभुजाकार प्लेट के लिए ये तो सारा वर्क चल रहा है, ये बताई हुई है ऊंचाई। देखो, ये आपको ऊंचाई दिख जाएगी, ये बता रखी है आपको। तो अगर एक ए है भुजा, एक बी है भुजा, तो ये ऊंचाई ये विकर्ण तो हो गया। इसके ऊपर ऐसी प्लेट रख दोगे तो ये आयत नहीं बन जाएगा क्या? तो बताइए, इसके लिए ये ऊंचाई h कितनी होती थी? ये ऊंचाई h ab/√a² + b²। तो वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना, ये बताई हुई है। तो हमें ऊंचाई पता थी, उसी ऊंचाई को हम यूज़ करके अब आयत जो है, इस आयत के विकर्ण के लिए भी अपन जड़त्वाघूर्ण आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे आ गया वापस से, और बताइए, ये यहाँ पे अपन को विकर्ण के लिए ज्ञात करना था आंसर। बोलिए, तो मेरे को ये ऊंचाई h पता है, ऊंचाई h पता है, तो आंसर आ गया 2 गुना। किसका 2 गुना? किसी एक त्रिभुजाकार प्लेट। अब एक त्रिभुजाकार प्लेट का कितना आएगा जड़त्वाघूर्ण? m/6। m प्लेट का द्रव्यमान, प्लेट का द्रव्यमान m/2 लिखना बेटा जी, गलती मत करना। m/6 और ऊंचाई का स्क्वायर। ऊंचाई का स्क्वायर कितना होगा? a² b² बटे a² + b²। इसका स्क्वायर कर दोगे तो ऊपर a² b² आ जाएगा और नीचे रूट हट जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा विकर्ण के लिए? m/6 a² b² अपॉन a² + b²। m/6 a² b² अपॉन a² + b²। आयताकार प्लेट के लिए मैंने सारे आंसर्स बता दिए। फिर भी कुछ मिस्टेक्स और हो जाती हैं यहाँ पे, वो भी मैं आयताकार प्लेट के लिए लास्ट बार लिख देता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास आयताकार प्लेट होती, ये भुजा ए होती, ये भुजा बी होती, और ये होती कोई आयताकार प्लेट। ये है आयताकार प्लेट। ठीक है, क्या क्या रिजल्ट तुम्हें याद रखने हैं? अगर मैं बोलता Ix का मान कितना होगा, तो याद करना पड़ेगा m/6 m/12 a²। अरे सुन रहे हो क्या? ये जो अपने पास अक्ष है, ये अक्ष इस a के लंबवत जा रही है, सारी छड़ों की लंबाई a मानते हुए m/12 और a²। मैं आपसे पूछता, इस अक्ष के सापेक्ष
आई वाई कितना होगा बच्चों, आई वाई का आंसर m/12 इंटू बी स्क्वायर, क्योंकि इस बार ये अक्ष इस बी के लंबवत आ जाएगी। ठीक है, मैं आपसे बोलता हूँ विकर्ण के सापेक्ष आंसर कितना आएगा, विकर्ण के सापेक्ष आंसर कितना आने वाला है। ये मैंने एक विकर्ण बनाया होता, ये विकर्ण आई विकर्ण के सापेक्ष कितना होगा, इसको मैं I1 कह देता हूँ। विकर्ण के सापेक्ष आंसर अभी अभी बताया था, भूल गए हो तो यहाँ पे ये डेरिवेशन बताया हुआ मैंने, कितना आता था विकर्ण के सापेक्ष आंसर, m/6 a² b² अपॉन a² प्लस b²। तो वो डेरिवेशन है, एक साथ रिजल्ट लिख देते हैं ताकि मेरे को कुछ पॉइंट बताना है वो मैं बता पाऊँ। तो कितना आ जाएगा, m/6 a² b² अपॉन a² प्लस b²। इस विकर्ण के सापेक्ष भी यही आएगा। ये दूसरा विकर्ण, ये I2 बोलिए, I विकर्ण बोलिए, इसका आंसर भी वही आएगा m/6 a² b² बाय a² प्लस b²। और कौन सा अक्ष बाकी रह गया बच्चों, मान लीजिए एक और अक्ष होता और वो z अक्ष होता। ये यहाँ पर हमने एक z अक्ष वो और बना दिया, ये हमने क्या बना दिया नीले से, IZ। अब बताइए, कोई बोलता IZ का आंसर कितना होगा बच्चों, IZ का आंसर IX प्लस IY। क्या x और y लंबवत दिख रहे हैं, हाँ x और y लंबवत दिख रहे हैं, तो लंबवत अक्षों का प्रमेय, IX IY को जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, IX m/12 IY m/12 m/12 a² प्लस b²। ये IZ का आंसर आ जाएगा। इसमें जो भूल होती है, ये सारे रिजल्ट्स हैं बच्चों, IZ को ऐसे मत लिख देना, IZ बराबर I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 मतलब दोनों विकर्णों को मत जोड़ देना, क्योंकि बच्चों दोनों विकर्ण आयताकार में ये कोण 90 डिग्री नहीं होता है। तो आप लंबवत अक्षों के प्रमेय में लंबवत अक्षों को ही तो जोड़ोगे। ये I1 और I2 IZ I1 और I2 के योगफल के बराबर नहीं होगा, क्योंकि विकर्ण लंबवत नहीं होते हैं। तो किसमें, आयताकार प्लेट में, वर्गाकार प्लेट में होते हैं। तो प्लेट की जितनी भी स्टोरी थी, प्लेट की जितनी भी कहानी थी, सब बता दी मैंने आपको। तो प्लेट के जड़त्वाघूर्ण तुम अब आसानी से ज्ञात कर सकते हो। चलिए, प्लेट के बाद अपन इसी में आगे बढ़ते हैं बच्चों, और प्लेट के बाद अपन इसमें अगला जड़त्वाघूर्ण जो लिखने वाले हैं वो बेलन का लिखने वाले हैं। ठीक है, ये प्लेट के सवाल सारे पॉइंट सब बता दिए मैंने प्लेट के लिए, सॉल्व कर लेना इन्हें। अब आप अगला हेडिंग में लिखिए बच्चों, खोखले बेलन का जड़त्वाघूर्ण। लिखिए, खोखले बेलन का जड़त्व आघूर्ण, खोखले बेलन का जड़त्व आघूर्ण, खोखले बेलन का जड़त्वाघूर्ण। तो अब हमें क्या निकालना है, खोखले बेलन का जड़त्वाघूर्ण। कैसे निकालोगे खोखले बेलन का जड़त्वाघूर्ण बच्चों, खोखला बेलन, ये मैंने मान लिया खोखला बेलन। अब ये खोखला बेलन है तो इसकी एक तो लंबाई मान लो L और एक इसकी त्रिज्या मान लो क्या, R। ठीक है, ये खोखला बेलन बोला हुआ है, ये है हमारे पास खोखला बेलन। इस खोखले बेलन का द्रव्यमान कितना मान लो M और लंबाई L और त्रिज्या R मान लो। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बना रखी है हमने। ये जो खोखला बेलन है इसकी लंबाई L कौन देगा, तो हम मान लेंगे कि इस खोखले बेलन को लंबाई कौन दे रहा होगा, छड़, और इसको त्रिज्या कौन दे रहा होगा, इसको त्रिज्या दे रहा होगा वलय। त्रिज्या इसको कौन दे रहा होगा, वलय। तो जब भी आपको खोखले बेलन का आंसर लिखना हो तो खोखले बेलन का जड़त्वाघूर्ण आप कैसे लिखोगे, खोखले बेलन का जड़त्वाघूर्ण लिखने के लिए आपको इसे छड़ और वलय से बना हुआ मानना पड़ेगा। छड़ और वलय से बना हुआ मान लो, छड़ और वलय का जड़त्वाघूर्ण तुम्हें आता है, आंसर आ जाया करेगा। ठीक है, जैसे इसी में फर्स्ट अपन जड़त्वाघूर्ण, अगर मैं आपसे पूछता, देखिए ये रही अक्ष ऐसे जा रही है, ये अक्ष, इस अक्ष के साथ एक जड़त्वाघूर्ण चाहिए। ये अक्ष क्या होगी, ये वलय जो है वलय के लंबवत है और इसी में से जा रही है, किसमें से, बेलन में से जा रही है। तो तुम ये जो अक्ष है क्या ये लंबाई में से जा रही है, तो छड़ में से भी ये अक्ष लंबाई में से गुजार दो। ठीक है क्या, और वलय को
क्या वलय के द्रव्यमान केंद्र से जा रही है? हाँ। और क्या वलय के लंबवत दिख रही है? तो ये अक्ष ऐसे बना लो। अब तुम छड़ और वलय के आंसर तुम्हें याद हो तो उनको जोड़ के आप ये कंप्लीट आंसर निकाल सकते हो। बताइए क्या आंसर निकाल रहे हो? तो ये बताओ, मेरे ख्याल से यहाँ पे इस छड़ का तो जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि छड़ में से ही अक्ष चली गई। और वलय के लिए आंसर क्या mr²/2 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। mr²/2 कैसे? वलय है ना ये, तो mr² हो जाएगा। वलय है, वलय के तल से गुजरने वाला, मतलब वलय के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला और तल के लंबवत अक्ष दिख रहा है, ये वलय के लंबवत अक्ष कितना आ जाएगा? mr² आ जाएगा। ठीक है। मान लीजिए यही खोखला बेलन होता, यही खोखला बेलन, और इस बार अक्ष वो बिल्कुल नीचे से गुजर रही होती, इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण पूछा होता, तो बच्चों वापस से इस बेलन को किस का बना हुआ मानेंगे? छड़ व वलय का बना हुआ। छड़ व वलय का बना हुआ मानेंगे। वलय की त्रिज्या कितनी? r मान लीजिए। छड़ की लंबाई कितनी? l मान लीजिए। बताओ ये अक्ष किधर गुजर रहा है? बच्चों ये अक्ष जब भी लंबाई में से गुजरेगा, हाँ लंबाई में से गुजर रहा है, छड़ का भूमिका 0 हो जाएगी। ये मानना है आपको कि ये अभी भी छड़ में से ही जा रहा है। ऐसे नहीं मानना कि ये अक्ष नीचे हो गया तो छड़ ऊपर हो गई है, फिर md² वाला फॉर्मूला लगा दो। नहीं, जब भी अक्ष बेलन के समांतर होगी, बेलन में से गुजर रही होगी, तो मानना है वो छड़ में से ही गुजर रही है, लंबाई में से ही गुजर रही है। शॉर्ट ट्रिक चल रही है ये, है ना। तो छड़ का तो अभी भी कितना हो जाएगा? 0। लेकिन ये अक्ष वलय में तो जैसी दिख रही हो वैसी, तो वलय के नीचे से जा रही थी। बच्चों ये बताओ, वलय का ये जो होता था जड़त्व आघूर्ण IZ, वो mr² होता था। क्या ये दूरी r दिख रही है क्या? तो इसे जोड़ोगे mr² + mr², या याद हो तुम्हें कि जो तल के लंबवत स्पर्श रेखा होती है, आंसर कितना आ जाता था? 2mr²। तो खोखले बेलन का इस अक्ष के सापेक्ष कितना आंसर आ जाएगा? 2mr²। मान लीजिए 2 अक्ष और बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। मानो ये खोखला बेलन होता, ये होता खोखला बेलन, और हमें इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना होता। अब ये वाला अक्ष दिया हुआ है आपको कि मध्य में बिल्कुल द्रव्यमान केंद्र से और तल के लंबवत, तो खोखले बेलन को फिर से किसका बना हुआ मानेंगे आप? छड़ का और वलय का बना हुआ मानेंगे। अक्ष कहां से गुजर रहा है? क्या छड़ के लंबाई के लंबवत दिख रहा है क्या? हाँ, तो लंबाई के लंबवत बना लो। और क्या व्यास दिख रहा है क्या वलय के लिए? हाँ, जो वलय है वलय के व्यास दिख रहा है। अगर तुम्हें दोनों आंसर आते हों तो आंसर आ जाएगा। क्या छड़ के द्रव्यमान केंद्र से गुजरेगा? ml²/12। और वलय का तो व्यास दिख रहा है, ये व्यास के लिए आंसर आ जाएगा mr²/2। तो जो भी आपको वलय और छड़ के आंसर्स याद हों उस हिसाब से आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हम आपसे पूछते, बताइए ये रहा खोखला बेलन, और इस बार यही जो खोखला बेलन है, इस खोखले बेलन में अक्ष इसके एक किनारे से गुजर गया, इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण पूछा हुआ है। तो फिर क्या करेंगे आप भी यहाँ पर एक छड़ बना लेंगे। क्या ये जो अक्ष था ये छड़ के किनारे से गुजरता हुआ दिख रहा है? हाँ, छड़ के किनारे से। और ये जो वलय आपने बनाई है, वलय के लिए तो अभी भी ये अक्ष व्यास का काम कर रहा होगा, ये खोखला बेलन और किनारे से, तो खोखले बेलन के किनारे से ये मेरे को व्यास दिख रहा है ना। तो आंसर आ गया। अब छड़ के लिए आंसर कितना आ जाएगा? छड़ के लिए किनारे वाले का आंसर कितना होता था? ml²/3। और इस वलय के व्यास के लिए आंसर कितना होता था? mr²/2। तो खोखले बेलन का सारा आंसर आ जाएगा। बस आपको छड़ और वलय इनको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, खोखले बेलन से ही मिलता जुलता है ठोस बेलन। एक और हेडिंग लिख लो, इसी अगली हेडिंग में आप लिख लीजिए कि ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण। ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण।
ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण। अब ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण पूछा हुआ है बच्चों। जैसे खोखले बेलन के पास त्रिज्या होती थी, वो वलय दे रहा था, लंबाई L छड़ दे रहा था, ऐसे ही ठोस बेलन के लिए भी तुम्हें याद रखना है कि ठोस बेलन में त्रिज्या R कौन देगा, चकती, और लंबाई L कौन देगा, छड़। तो ये बताइए मेरे को, यहाँ पे फिर से मैंने एक, मान लीजिए ठोस बेलन, ये हमें क्या दिया हुआ है इस बार, ठोस बेलन। ठोस बेलन की लंबाई कितनी L, त्रिज्या कितनी R, शेडेड कर दिया, इसका मतलब भरा हुआ है ये। मान लिए हमें इस अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्वाघूर्ण पूछा किसी ने, तो फिर यही बोल रहा हूं मैं, आप इसको छड़ प्लस चकती का बना हुआ मान लें। इस बार किस किस का बना हुआ मान लें, छड़ लंबाई प्रदान कर देगा और चकती इसको त्रिज्या प्रदान कर देगी। अगर आपको छड़ और चकती के जड़त्वाघूर्ण पता है तो आंसर आ जाएगा। क्या ये अक्ष लंबाई में से ही गुजर गया तो इसको छड़ में से ही गुजार दो। क्या ये अक्ष आपको चकती के केंद्र से और लंबवत दिख रहा है तो केंद्र से और लंबवत गुजार दो। क्या दोनों आंसर तुम्हें याद हैं अभी तक? अगर याद है तो आंसर आ जाएगा। छड़ का जड़त्वाघूर्ण 0 हो जाएगा और चकती के लिए आंसर आ जाएगा mr²/2। द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है और तल के लंबवत। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास आया है बेलन का जड़त्वाघूर्ण। कौन से बेलन का? ठोस बेलन का। इसी में स्टैंडर्ड से 3 जड़त्वाघूर्ण और निकाल लीजिए। मान लीजिए ये अभी भी ठोस बेलन है, लेकिन इस बार अक्ष बिल्कुल इसके न्यूनतम बिंदु से गुजर गया है। इस अक्ष के सापेक्ष अपने को जड़त्वाघूर्ण पूछा हुआ है। अगर इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण पूछा हुआ है तो आप ये बताइए, फिर से इसको किसका बना हुआ मानेंगे? छड़ प्लस चकती का बना हुआ मानेंगे। छड़ और चकती का बना हुआ। क्या ये अक्ष लंबाई में से ही गुजर रहा है? अब बेलन में ऊपर से गुजरे नीचे से गुजरे, बेलन की लंबाई में से ही गुजरता हुआ मानेंगे। तो वापस से ये अक्ष कहां से गुजर रहा है? लंबाई में से। अगर ये अक्ष लंबाई में से गुजर रहा है तो छड़ का फिर से जड़त्वाघूर्ण 0। लेकिन क्या ये वलय के स्पर्श रेखा हो गया है? हाँ, जो वलय था, इस वलय के स्पर्श रेखा जो इसके तल के लंबवत है। अगर तुम्हें दोनों आंसर याद हो, वरना देख लेना, दूसरे लेक्चर तीसरे लेक्चर में पढ़ा दिया था तुम्हें, तो छड़ का तो 0 हो जाएगा और इस चकती का शायद आंसर 3/2 mr² तुम्हें याद हो। नहीं याद हो तो बताइए, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष तो mr²/2 आया था, उसमें तुम्हें mr² जोड़ना पड़ेगा। I बराबर ICM प्लस MD²। ICM mr²/2 प्लस mr² 3/2 mr²। आ जाएगा क्या? चलिए, इसी ठोस बेलन के लिए मान लीजिए हम आपसे बोलते कि ये रहा ठोस बेलन और इस ठोस बेलन में हमें इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण बता दीजिए। ठोस बेलन में इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण बोलिए कितना आएगा? इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण, फिर वही बात है, आपको एक छड़ माननी पड़ेगी और एक आपको क्या माननी पड़ेगी? चकती माननी पड़ेगी। एक छड़ और एक चकती। अगर ये छड़ और चकती है, अक्ष कहां से गुजर रही है? अक्ष एक तो छड़ के केंद्र से गुजर रही है, दिख रहा है हमें, और दूसरा इस चकती का व्यास दिख रहा है मेरे को ये। तो बताइए, आपको छड़ का आंसर याद है क्या? ml²/12 हो जाएगा गुरुजी, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है। और व्यास के सापेक्ष क्या mr²/4? चकती का व्यास के सापेक्ष mr²/4 होता है। चलो प्रैक्टिस और कर लो आप। ये बताओ, मान लीजिए हमें दिया होता ये ठोस बेलन और इस ठोस बेलन के लिए ये अक्ष दिया होता। इस अक्ष के लिए हमें जड़त्वाघूर्ण निकालना होता, इस अक्ष के लिए जड़त्वाघूर्ण, और ये अक्ष तो ऊपर आ ही गया था, इसको और किनारे पे ले जाएंगे अपन, ठीक है ना। ये अभी तो द्रव्यमान केंद्र से तो निकाल ही लिया है। मान लीजिए ये अक्ष कहाँ से गुजर रहा होता? बिल्कुल किनारे से गुजर रहा होता। इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण पूछ लिया होता। तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर ये एक छड़ बनाएंगे। छड़ के किनारे से
छड़ के किनारे से जड़त्वा गुण हमें पता होना चाहिए। और जो चकती है, क्या इस चकती के लिए ये अक्ष व्यास का काम करेगा? बिल्कुल। बताइए, तो जो छड़ होता है, छड़ के किनारे से आंसर कितना आ जाएगा? ml²/3। और इस चकती का व्यास mr²/4। तो क्या यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा आंसर। तो सारे ठोस बेलन, खोखला बेलन, जो भी दिया जाए सॉल्व करोगे, आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। चलिए, ये तो हमने बताया ही है ठोस बेलन, खोखले बेलन की बातें। इसमें आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो मेरे को। जैसे क्वेश्चन में आप ये लिखो, ये बच्चों एक बना लीजिए आप, ये आपको दिया हुआ है ठोस बेलन। सवाल में ये लंबाई L, ये त्रिज्या R, M द्रव्यमान का क्या दिया हुआ है तुम्हें? ठोस बेलन। M द्रव्यमान का ठोस बेलन दिया हुआ है। बच्चों एक अक्ष ये दे रखी है, इस अक्ष को I1 बोल रखा है, इस अक्ष को I2 बोल रखा है। क्वेश्चन ने बोल रखा है यदि I1 बराबर I2 तब L/R का मान ज्ञात करना है। बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल, खूब बार आपको पेपर्स वगैरह में दिखेगा। तो इसका आंसर अपन लिखने का प्रयास करते हैं। तो ठोस बेलन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ठोस बेलन है गुरुजी। लंबाई L, त्रिज्या R का अनुपात चाहिए। अगर I1 I2 बराबर है तो लिख दो बेटा जी, I1 I2 बराबर। बोलो I1 क्या होगा? बच्चों ठोस बेलन किस किस का बना होगा? चकती और छड़ का। ये जो I1 है, I1 क्योंकि लंबाई से ही गुजर गई, तो छड़ के कारण I1 में कोई भी जड़त्वा गुण नहीं होगा। लेकिन ये जो I1 है, क्या ये इस चकती के लिए क्या Z से गुजरने वाली, इसके द्रव्यमान के से गुजरने वाला लंबवत अक्ष हो गया क्या? तो चकती का आंसर mr²/2 होता था क्या? तो mr²/2। चलिए I2 बताइए। बताओ ये जो अक्ष है, ये I2 जो अक्ष है, क्या ये अक्ष इस लंबाई L, इस छड़ के लंबाई के लंबवत है क्या? हाँ, छड़ के लंबाई के लंबवत मतलब द्रव्यमान के इनसे गुजर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ml²/12। क्या बच्चों ये जो I2 अक्ष है, ये यहां पर जो भी चकती बनी हुई होगी, यहां पर जो भी चकती बनती, इस चकती का ये I2 आपको क्या दिख रहा होता? व्यास दिख रहा होता। तो व्यास का आंसर कितना आ जाएगा? mr²/4। ये व्यास का आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो। mr²/4 को इधर ले जाओगे तो mr²/4, mr²/4 बराबर ml²/12। अरे ये mr²/4 को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो mr²/2 माइनस mr²/4, mr²/2 माइनस mr²/4, तो वो बाकी भी कितना रह जाएगा? mr²/4। बच्चों m से m कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये इधर 3 आ जाएगा। बच्चों ये कितना आ गया? r² = L²/3। तो मैं L/R पूछा था, यहाँ से r की वैल्यू L/√3, r की वैल्यू L/√3। तो बताओ L/R√3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ से क्या L/R√3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। r नीचे चला गया, √3 ऊपर आ गया, L/R कितना आ जाएगा? √3 के बराबर। ठीक है क्या? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, उनको देखते रहिए कि किस किस तरीके से वैल्यूज आने वाली है। चलिए एक और अच्छा सवाल जेईई मेंस का क्वेश्चन, वो आपको मैं और सॉल्व कराता हूँ। बच्चों ये क्वेश्चन में ऐसे बना लीजिए, और इस प्रश्न में आपको ये अक्ष, ये मान लीजिए आपको ठोस बेलन एक बार फिर से दिया हुआ है, ठोस बेलन दिया हुआ है, ये रहा ठोस बेलन। ठीक है क्या? ये आपको एक अक्ष दिया हुआ है, ये अक्ष, इसके सापेक्ष जड़त्व गुण I, ये दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन ने पूछा हुआ है L/R का मान ज्ञात करें यदि नियत
यदि नियत आयतन में, यदि नियत आयतन के लिए, नियत आयतन के लिए I अधिकतम है, I अधिकतम है। तो ये जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, जेई मेंस का सवाल है, अच्छा सवाल है, सॉल्व करेंगे अपन। बोलिए। तो ये आपको दिया हुआ है, एक ठोस बेलन दिया हुआ है, ठोस बेलन में L/R का मान बताओ। ठोस बेलन में L/R, लंबाई L और त्रिज्या R मानी हुई है, तो L और R का मान क्या होगा? इसकी लंबाई कितनी मानी हुई है? L, इसकी त्रिज्या कितनी मानी हुई है? R। L/R का मान चाहिए जिसके लिए I क्या हो रहा होगा? मैक्सिमम। तो कंडीशन क्या है? I मैक्सिमम होगा और नियत आयतन, आयतन को क्या मानना है? कांस्टेंट। चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इसे। तो इसका आंसर हम लिखना चालू करते हैं। चलिए आंसर लिखना चालू करते हैं। तो ये बताओ सब मेरे को कि यहाँ पे एक तो I की वैल्यू लिखो, जिसको मैक्सिमम करना है उसकी वैल्यू तो लिखो पहले। बताओ I कितना होगा, जड़ता गुण कितना होगा? क्या ये वाला अक्ष लंबाई के बीच से गुजर रहा है, छड़ के बीच से गुजर रहा है, द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है? तो I का मान छड़ के लिए ml²/12। और क्या ये वाला अक्ष, जो भी ये चकती बनेगी ठोस बेलन में चकती, उसका व्यास हो जाएगा? तो व्यास के लिए कितना हो जाएगा? mr²/4। ये जड़त्वाघूर्ण, इस जड़त्वाघूर्ण को मैक्सिमम करना है बच्चों। मैक्सिमम या मिनिमम, अधिकतम या न्यूनतम करने के लिए अवकलन इसका 0 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना L और R दोनों ही चीज़ें चेंज होंगी। आयतन नियत है ना, मतलब हमें कुछ लोहा दे दिया, उससे बेलन बनाना है, तो L और R के अलग अलग मान रखने हैं हमें, जैसे कि I मैक्सिमम हो जाए। L और R दोनों चेंज हो रहे हैं, तो अवकलन तो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अधिकतम न्यूनतम के लिए अवकलन 0 होना चाहिए। अब वो अवकलन करने के लिए आप ये बताओ मेरे को, आयतन नियत दे रखा है मेरे को, आयतन बताओगे क्या? इसका आयतन कितना आएगा? πr²L। तो इसका आयतन अगर मेरे से पूछते हैं इसका आयतन कितना आएगा, तो मैं बोलूँगा πr²L। क्या यहाँ से r² की जगह v/πL लिख सकता हूँ क्या? r² की जगह। तो बताओ ये फलन बन कितना गया? I बराबर ml²/12 प्लस m/4, और r² की जगह क्या लिख सकते हो? v/πL। बच्चों ये जो मैंने फलन बनाया है, ये जो मैंने फलन बनाया है, इस फलन में, इस समीकरण में केवल L जो है वो चेंज हो रहा है। तो मेरे को I को क्या करना है? मैक्सिमम। I को क्या करना है? मैक्सिमम। इसलिए मैं dI/dL को 0 करूँगा। अवकलन 0 होना चाहिए, अवकलन 0 होना चाहिए, बिल्कुल 0 होना चाहिए अधिकतम न्यूनतम के लिए। बेसिक मैथ्स में पढ़ाया हुआ है तुम्हें। अवकलन कर दो। बताओ इस पहली वाली राशि का अवकलन L के सापेक्ष कितना आएगा? वो m/12 और m/12 L² का 2L हो जाएगा, प्लस mv/4π। बच्चों mv/4π तो कांस्टेंट है, अवकलन किसका करना पड़ेगा? 1/L का। 1/L का अवकलन माइनस 1/L² होता है। 1/x का अवकलन माइनस 1/x² होता है। अगर ये याद होगा जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चंस, है ना। चलिए तो यहाँ से ये बताओ, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये एक तो m से ये m, ये उधर जा रहा है, उसे हटा दो, तो इधर ये 2 से इधर 6 आ जाएगा, तो इधर पहली राशि क्या बाकी रह जाएगी? L/6, और ये माइनस वाली राशि उधर चलेगी, बराबर v/4πL²। तो ये आ गया L/6 का मान किसके बराबर? ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया। बच्चों v को क्या लिख सकते हो? v को यहाँ पे v का मान, v क्या था? आयतन। आयतन को πr²L लिख के सॉल्व कर लेता हूँ मैं। बताइए अगर इसको मैं सॉल्व करता इसी के आगे, तो ये मेरे को क्या दिख रहा है? बोलो। L/6 बराबर πr²L अपॉन 4πL²। 4πL²। देखो ये L से L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या ये 4/6 ये r²/L² आ गया क्या? r²/L²। तो क्या यहाँ से ये r/L √2/3 आ जाएगा क्या? ये 2 बार कैंसिल होगा, ये 3 बार,
तो r बाई एल का मान √2/3 आ गया। यही पूछा था आपसे, r बाई एल, एल बाई आर, जो भी पूछा हो। अगर एल बाई आर पूछा था तो एल बाई आर का मान कितना आ जाएगा, √3/2। अच्छा सवाल है। तो एल बाई आर का मान कितना आ जाएगा, √3/2। तो क्वेश्चन में देख लेना, जो भी बेलन के सवाल मिलेंगे हो जाएंगे, इनको अच्छे से सॉल्व कर लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।